हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं और गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पेपर पर चलेंगे। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो यहाँ से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। सिंध का बम्बई प्रांत से पृथक्करण किया गया था, तो किस अधिनियम के द्वारा ये पृथक्करण हुआ है? यह पृथक्करण हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, और ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 का प्रश्न रहा है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा सिंध को बम्बई प्रांत से अलग कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त वर्मा को भारत से तथा उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांतों यथा बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई व मद्रास में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और इस पर हमें विचार करना है। विचार करने के बाद हमें कूट के माध्यम से उत्तर देना है। नीचे कूट दिया गया है, इसके माध्यम से हमें अपना उत्तर चयन करना है। तो सबसे पहला कह रहा है, गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 प्रस्तावित की गई। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया था। ये गलत हो रहा है। अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठक में तब ही भाग लेने की अनुमति थी जब तक कि एक विधेयक को पारित किया जाना था। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को परिषद में मनोनीत किया। तो ये भी हमारा करेक्ट होगा और हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में निम्नलिखित प्रावधान थे। एक बार प्रावधान को देख लेते हैं। सबसे पहला कहता है, गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 6 से 12 प्रस्तावित की गई, जिनमें सभी मनोनीत होने थे। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठक में तब ही भाग लेने की अनुमति थी जब तक कोई विधेयक पारित किया जाना होता था, अर्थात इन्हें कार्यपालिका का नियंत्रण रखने का कोई अधिकार न था तथा गवर्नर जनरल को इसकी राय ठुकराने का भी पूर्ण अधिकार था। लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा और पटियाला के राजा को परिषद में मनोनीत किया। अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता थी। तो कौन कौन सी मुख्य विशेषता थी? सबसे पहले दे रहा है अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में 60 तक की वृद्धि। तो इसमें हमें केवल सही आंसर चूज करना है, तो ये नहीं होगा। और बी कहता है अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दे पर प्रश्न पूछने का अधिकार। यही हमारा उत्तर बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये भी प्रश्न आया हुआ है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का। तो यहाँ पे हम सही आंसर एक बार देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में मुख्य विशेषता निम्न है।
नंबर 1 है केंद्रीय व्यवस्थापिका में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 कर दी गई, जिसमें 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था। दूसरा कहता है परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने या अनुपूर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। नंबर 3 कहता है प्रांतीय परिषदों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैधानिक सिविल सेवा के बारे में सही नहीं है, यानी इनकरेक्ट है, उसी को हमें चूज करना है। तो सबसे पहला दे रहा है केवल भारतीयों को इस सेवा के लिए मनोनीत किया गया था, ये सही है। और बी कहता है इस सेवा में चयन की कसौटी उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा थी, ये भी करेक्ट है। सी कहता है चयनित व्यक्ति को केवल उसके प्रांतों में ही लगाया जाता था, ये भी करेक्ट है। नंबर डी है वैधानिक सिविल सेवा को 1913 में समाप्त कर दिया गया, यही गलत है और यही हमारा उत्तर बन रहा है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर एग्जाम 2016 का प्रश्न रहा है। 1878 से 79 में लॉर्ड लिटन ने वैधानिक सिविल सेवा की योजना प्रस्तुत की। इस योजना के संबंध में निम्न बातें सत्य थी। सबसे पहला आ रहा है उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों को प्रशासन में 1/6 अनुबंध पद के लिए मनोनीत किया जाना। दूसरा पॉइंट कहता है इन पदों के लिए प्रांतीय सरकारें सिफारिश करेंगी तथा वायसराय एवं भारत सचिव की अनुमति के पश्चात उम्मीदवारों के प्रांतों में नियुक्ति कर दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट आता है यह वैधानिक सिविल सेवा असफल हो गई और 8 वर्ष बाद ही इसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ दिया गया है नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़िए, यानी कथन कारण दिया हुआ है और उसी के आधार पर नीचे कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहले ए कहता है कंपनी द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने हेतु प्रयुक्त बंगाल का राजस्व अधिशेष निवेश कहलाता था। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद रीजन देख लेते हैं। यूरोप में महंगी धातु का अंतः प्रवाह 1765 के बाद बिल्कुल समाप्त हो गया, ये भी करेक्ट है। तो हमारा उत्तर बन जाएगा ए आर, दोनों सही है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 का प्रश्न रहा है कंपनी द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने हेतु प्रयुक्त बंगाल का राजस्व अधिशेष निवेश कहलाता था, अर्थात बक्सर युद्ध जो कि 1764 में हुआ के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में आ गया, जिसका उपयोग वे भारत से कच्चा माल खरीदने में करते थे, जिसे वे निवेश कहते थे। दूसरी ओर अब 1765 के बाद से भारतीयों को कच्चा माल खरीदने के लिए यूरोप, इंग्लैंड से महंगी धातु धन का भारत में आना बिल्कुल बंद हो गया। इस व्यवस्था को पर्सिवल स्पीयर ने खुली और बेशरम लूट की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम गैंगिक एक्ट के नाम से जाना जाता है? तो गैंगिंग एक्ट कहा जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी किया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि मजिस्ट्रेट भारतीय पत्रों के संपादकों से या तो बॉन्ड लिखा ले कि वे आपत्तिजनक सामग्री नहीं प्रकाशित करेंगे या छपने से पूर्व निरीक्षण के लिए प्रस्तुत प्रमाण पेश करें। मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा और उसके बाद अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम या गैंगिक एक्ट कहा गया। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इसे आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या गैंगिक एक्ट पर आधारित करके। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की?
तो ये हत्या की गई है मीरन के द्वारा। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की सेना का मुख्य नेतृत्व करता था। मीर जाफर प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना तथा शौकत जंग सिराजुद्दौला की पूर्णतया वाली मौसी का लड़का था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस युद्ध में क्लाइव ने कपटपूर्ण सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी जो करेक्ट है केवल उसी को हमें चूज करना है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो केवल डी है, नयनार आंदोलन सीवी रमन पिल्लई। आंदोलन देख लेते हैं। इझावा आंदोलन जो कि 1888 ईस्वी में केरल में धार्मिक सुधार आंदोलन श्री नारायण गुरु द्वारा प्रारंभ किया गया। यह केरल के एझावा या इझावा जाति से थे, इसीलिए इसके आंदोलन को इझावा आंदोलन भी कहा जाता है। जस्टिन आंदोलन। जस्टिन आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत CN मुदालियर, TM नायर एवं त्यागराज ने मद्रास में की थी। इस आंदोलन, इसीलिए इसे जस्टिन आंदोलन कहा जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जस्टिन आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत CN मुदालियर और TM नायर तथा त्यागराज ने मद्रास में की थी। इसके बाद आ जाता है आत्म सम्मान आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1920 के दशक में EV रामास्वामी नायर एवं बालाजी नायडू ने की थी। नायर आंदोलन, वर्ष 1861 में CV रमन पिल्लई के रामकृष्ण पिल्लई और M पद्मनाभन पिल्लई ने आंदोलन की शुरुआत की थी। जैसा कि क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछा गया है वो नायर आंदोलन की ही बात की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं नायर आंदोलन जो कि CV रमन पिल्लई के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अलग अलग रेजिमेंटों में विभिन्न और प्रतिस्पर्धी भावना रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख हिंदू पर और गोरखा उन दोनों पर बिना हिचके गोली दाग सके। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया है, दिया गया है? ऐसा कथन दिया गया है चार्ल्स वुड के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा और ये प्रश्न आ गया है NTA UGC नेट 2019 का द्वितीय प्रश्न पत्र। यहाँ मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। वहाँ पर आपको इनसे रिलेटेड ओल्ड पेपर वीडियो के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे पेपर मैंने अपलोड किए हैं, तो ओल्ड पेपर के माध्यम से स्टडी करना बहुत ही बेहतर रहता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। तो ओल्ड पेपर के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें या आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक बार ज़रूर दिखा देती हूँ कि कौन कौन से वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। तो चलिए अपने टॉपिक पर ही आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं। चार्ल्स वुड ने भारत की भावी शिक्षा नीति के लिए 1854 में वुड घोषणा पत्र को जारी किया, जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। इस घोषणा पत्र द्वारा ग्राम स्तर पर देसी भाषाओं के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित हुई और हाई स्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाक्यूलर कॉलेज खोले गए। उन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव करके ऐसी मानसिकता बनानी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाने में कोई हिचक ना रहे। स्टार ऑफ इंडिया यूरोपियन और भारतीय दोनों के लिए नाइटहुड की एक गैर आनुवंशिक उपाधि प्रदान करना किस वर्ष से शुरू हुआ? तो इसकी शुरुआत हुई है 1861 से और ये भी NTA UGC नेट दिसंबर 2019 का प्रश्न रहा है। स्टार ऑफ इंडिया
यूरोपियन और भारतीय दोनों के लिए नाइटहुड की गैर आनुवंशिक उपाधि को 1861 में प्रदान करना शुरू किया गया। नाइटहुड अथवा सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च उपाधि में से एक है। यह उपाधि किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता था जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज और मानवता के लिए अच्छा कार्य करे। अभी तक केवल 2 भारतीयों को नाइटहुड ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर और रतन टाटा। 2019 में एलिस्टेयर कुक, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर, को न्यू ईयर ऑनर लिस्ट 2019 में नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी जो इनकरेक्ट है उसी को हम चूज करेंगे। तो यहां जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो रहा है वो होगा ऑप्शन बी, वैलेंटाइन शिरोल, द लिगेसी ऑफ द लोकमान्य। और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 42, और शाहनवाज खान, माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी। ये भी जो प्रश्न आया हुआ है ये आया हुआ है UGC नेट दिसंबर 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग, थियोडोर SL शे, द लेगेसी ऑफ लोकमान्य, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल 1935-1942, शाहनवाज खान, माई मेमोरी ऑफ INA एंड इट्स नेताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैचिंग करने का ही प्रश्न है। सूची 1 को हमें सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 1854 में कौन सी घटना हुई है? तो 1854 में जो हुई है वो हो जाएगा शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। 1882 में हंटर शिक्षा आयोग का गठन हुआ। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, और 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन। इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम देख लेते हैं। हमने ए का फर्स्ट लगाया है, ए का फर्स्ट 2 जगह है, और तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो रहा है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन LT ग्रेड 2018 का प्रश्न रहा है, यानी TGT PGT जो लोग TGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आ जाते हैं, यहाँ पर सूची सही सुमेलित करके दिया हुआ है। 1854 शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, और 1882 में हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, और 1917 सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय कुलपति था? तो ये थे आशुतोष मुखर्जी। PGT 2016 का प्रश्न रहा है, आधुनिक बंगाल के निर्माता के रूप में आशुतोष मुखर्जी को चुना जाता है। मुखर्जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने रॉयल कमीशन सैडलर आयोग के सदस्य की हैसियत से संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा पर रोक लगाना चाहा। मुखर्जी ने उसी अधिनियम के सहारे कलकत्ता विश्वविद्यालय को परीक्षा लेने वाली संस्था से ऊपर उठाकर उच्चतम स्नातकोत्तर शिक्षा देने वाली संस्था बना दिया। बाद में मुखर्जी इसके वाइस चांसलर भी बने। किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द प्रयुक्त हुआ?
तो इसका प्रयोग हुआ है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जुलाई 2018 में। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग हुआ। अधिनियम ऐसा प्रावधान था जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधान को दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने का एकमात्र आशा समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यवाद नहीं था? तो जो प्राच्यवाद नहीं था वो था चार्ल्स ट्रेवेनियर। बाकी H.T. कोलब्रुक, H.H. विल्सन, एडविन आर्नोल्ड ये सभी प्राच्यवादी हैं। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जुलाई 2018 में। चार्ल्स ट्रेवेनियर ब्रिटिश अधिकारी था तथा वह प्रशासनिक कार्य करता था। वह 1850 से 1860 तक कलकत्ता की कॉलोनियों में कार्य किया। वह आधुनिक भारत में कार्य किया, न कि प्राच्य में। जबकि H.T. कोलब्रुक और H.H. विल्सन और एडवर्ड आर्नोल्ड, जेम्स प्रिंसप और अलेक्जेंडर कनिंघम ये तीनों ही प्राच्यवादी हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने अपने प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ अपने चैनल की प्लेलिस्ट। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री बेस्ड, और इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन के माध्यम से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए टेक केयर, बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहनिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।